वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको मध्य प्रदेश की और धार नगरी की एक अच्छी प्रतिभा से आपको मिलवा रहे हैं। वो अभिभाषक हैं और अच्छे साहित्यकार हैं। उनका नाम है श्री वल्लभ विजयवर्गीय। विजयवर्गीय जी का स्वागत है। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आपका जन्म स्थान। जी सर, मेरा जन्म मध्य प्रदेश के एक राजगढ़ जिला है जो राजस्थान की सीमा पर है। आखिरी जिला अपने प्रदेश का राजगढ़ जिले राजगढ़ में प्रॉपर में मेरा जन्म। पिताजी का शुभ नाम? मेरे पिताजी का नाम श्री चतरलाल जी विजयवर्गीय। माता जी का शुभ नाम? श्रीमती सूरजबाई विजयवर्गीय। आप कब से हैं ये विधि क्षेत्र में? विधि क्षेत्र में सर मैं 1967 से। कैसे केस लेते हैं? मैं विशेषकर मेरा LLM सब्जेक्ट मैंने जो किया है वो क्रिमिनल लॉ में किया है, तो विशेष मेरी रुचि क्रिमिनल लॉ में है। लेकिन मेरे पास सिविल का काम सबसे ज़्यादा है। मैं सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू तीनों ही साइड में समान रूप से प्रैक्टिस। एक अच्छा वकील बनने के लिए किन किन बातों की ज़रूरत होती है? एक अच्छा वकील बनने के लिए खूब पढ़ाकू प्रवृत्ति होनी चाहिए, सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक अच्छा वकील हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट है, उसको हर वक्त कुछ सीखने की ललक होती है और जहाँ से जो मिले वो सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अनुभव लेना चाहिए, देखना चाहिए, विचार करना चाहिए और हर क्षेत्र की जानकारी उसको होना चाहिए। एक अच्छे वकील के लिए ये बहुत जरूरी है। विधि क्षेत्र में आप हैं तो इस क्षेत्र में आपका कोई गुरु रहा? विधि क्षेत्र में मेरा कोई गुरु नहीं रहा सर। मैंने LLB करने के बाद स्वयं LLM किया और उसके बाद धार में शासकीय कॉलेज में मैं विधि का प्राध्यापक पार्ट टाइम हुआ और वो सतत मैंने 32 वर्ष तक विधि क्षेत्र में प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी। करीब अभी धार अभिभाषक संघ में मेरे जो छात्र हैं वो 100 से ज़्यादा अभिभाषक हैं, जो मेरे छात्र अच्छे छात्र रहे हैं। और जहाँ तक सवाल आज जैसे आपने पूछा कि कोई आपका शिक्षक रहा कि नहीं, ये मेरा दुर्भाग्य कहिए कि कोई मैंने कोशिश की थी कि मैं किसी के सानिध्य में काम करूं, लेकिन ऐसा मौका आया नहीं। और जिनसे मैंने बात की उन्होंने शुरू में मुझे ऐसा कहा जैसे वो मुझे स्वीकृति दे के एहसान कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होऊंगा, मैं खुद सीखूंगा। और जब समुद्र में, नदी में कहीं भी आपको अगर जब तक आप जाएंगे नहीं, डूबने का डर होगा तो तैरना नहीं सीख सकते। तो मैंने तो छलांग लगाई और ईश्वर की कृपा है कि पहले ही दिन से मुझे सफलता मिलना शुरू हुई। हम आपका अभिनंदन करते हैं। आपकी उम्र कितनी है भाई साहब? मैं 78 वर्ष, मेरा ये 4 मई को 78 पूरा हो जाएगा और 79 शुरू हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य का क्या राज मानते हैं? और अच्छे स्वास्थ्य का राज ये है कि नियमित दिनचर्या होनी चाहिए, नियमित आहार और नियमित विचार, ये जीवन का अंग होना चाहिए। और इसके साथ साथ अपने खान पान पर थोड़ा नज़र रखना जरूरी है और साथ साथ व्यायाम जो दैनिक जीवन का एक अंग बन जाना चाहिए। और जिसने ये सब बातें अपनाई वो फिटनेस उसके साथ हमेशा रहेगी। और मैंने इन सब बातों को अपने जीवन में अंगीकार किया, लागू किया और उनका पालन मैं लगातार सतत आज भी कर रहा हूँ। आप एक साहित्यकार भी रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाह रहे थे कि किन किन क्षेत्रों में आपने लिखा? सर, मैं जनरली समाज सुधार ये बेसिक प्रवृत्ति रही, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि जहाँ भी अन्याय होता है, कवि का तो हमेशा, हर कवि का ये स्वभाव होता है कि वो अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करता है, आवाज़ उठाता है। मेरे साथ ऐसा रहा। मैंने जब शुरुआत की वकालत तब भी संघर्ष का साथ कभी छोड़ा नहीं और इसी वजह से कई बार जो है अनावश्यक सरकारों ने जेल भी भेजा। आपातकाल में मैं मीसाबंदी के रूप में रहा हूँ ग्वालियर जेल में। संघर्ष मैंने जीवन में बहुत किया, लेकिन जहाँ जहाँ भी अन्याय होता है, जहाँ अनाचार होता है, जहाँ किसी को कोई सताता है, तो मेरी लेखनी चलती पड़ती है। महिलाओं पर विशेषकर जो अत्याचार, अन्याय, जो गैर बराबरी हमारे देश में अभी तक चल रही है, कलम मेरी उठती है और मैं उनके लिए खूब लिखता हूँ। किन किन राष्ट्रीय कवियों के साथ आपने काव्य पाठ किया? सर, मेरे जहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, भोज स्मृति उत्सव। मैं उसमें लगातार 30 वर्ष तक पदाधिकारी, अध्यक्ष से लेकर महामंत्री तक कई पदों पर रहा हूँ
और मैंने बड़े बड़े कवि सम्मेलन आयोजित किए। तो उस वक्त तो मैंने हर कवियों के साथ पढ़ा है, जिसमें शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं, निर्भय हाथरसी जी हैं, काका हाथरसी जी हैं, नीरज जी हैं, और बड़े से बड़े एक गीतकार वो सब आए। और उनके साथ में जब मैं पढ़ता था, संचालन भी करता था, तो वो बहुत सराहते थे। इसके बाद फिर मैंने शाजापुर में, ब्यावरा में और विभिन्न गुना में, विभिन्न जगहों में जब कवि सम्मेलन में कुछ लोगों ने मुझे बुलाया तो उनके साथ पढ़ने का मौका मिला और शिरकत की मैंने कवि सम्मेलनों में। लेकिन मूल रूप से ज़्यादातर मेरे जो काव्य पाठ मेरे हुए वो धार के मंचों। एक वरिष्ठ कवि धार के रहे महेश राजा जी, उनके बारे में क्या? महेश राजा बड़े फक्कड़ कवि थे, मेरे बहुत ही अभिन्न और बहुत प्रिय। मैं उनको शायर और कवि मानता हूँ। पहली बार तो उनका ससुराल हमारे राजगढ़ में था, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। तो वो मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ता था तब से मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि वो राजगढ़ आते थे और उनसे मैं बड़ा प्रभावित है। बहुत उनसे, उनके जैसा गीतकार शायद इस धरती पे कभी पैदा नहीं हो सकता, मैं यह मानता हूँ। यद्यपि उनको अपने जीवन काल में वो उपलब्धि, वो सम्मान शायद हासिल नहीं हुआ हो जिसके वो हकदार थे, लेकिन महेश राजा से बड़ा गीतों का राजा नीरज के बाद मैं उनको। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। हम भी आपकी बात का समर्थन करते हैं। महेश राजा जी को मैंने सुना है, उनकी कविताएं पढ़ी हैं, आप हमारे अग्रज हैं। विजय वर्गीय जी, एक सवाल आपसे। और कवि सम्मेलन में चुटकुले फुहड़ता ज़्यादा हो रही है, कवि सम्मेलन खत्म जैसे हो गए, आप कहाँ तक सहमत? हंस जी, आपने बहुत ही उम्दा बात कही। इसका विरोध होना चाहिए। हमारे यहाँ के जो अभी जो मंच हैं, ये साहित्य के मंच तो रहे ही नहीं गए। इसमें कविता का पाठ करना शायद ये हो गया है कि जब तक 10-20 चुटकुले कोई ना सुनाए तब तक वो कवि नहीं कहलाएगा। तो अब तक, और कुछ चुटकुले भी ऐसे जो फुहड़ होते हैं, जिनको हम अकेले में अगर सुने तो हमको शर्म आ जाए। हजारों लोगों के सामने इस प्रकार के चुटकुले बांटे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, सुनाए जाते हैं। तो ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का जो तौर तरीका हमारे हिंदी, इसलिए कवि सम्मेलनों का जो है हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा उसके प्रति लोगों का रुझान कम हुआ है सर। इसके मुकाबले में मुशायरों में आप कुछ भी कहें, लेकिन वहाँ पर जो एक उन्होंने अनुशासन का मेंटेन किया है, अनुशासन वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये उपलब्धि है, इसको हमारे हिंदी कवियों को भी अपनाना चाहिए, मंच वालों को जरूर। जब तक आप ये फुहड़ता को बंद नहीं करेंगे, इन कवि सम्मेलनों का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई ये बेकार है, व्यर्थ हैं। ऐसे कौन से कवि जो प्राचीन हों, वर्तमान काल के हों, जिनसे आप बहुत प्रभावित रहे? सर, मैं नीरज जी से बहुत प्रभावित रहा। हाँ जी। गीतों में तो वो उनकी पंक्तियाँ हमारे प्रेरणा देती हैं। यहाँ हमारे महेश राजा थे, मैं उनके गीतों और उनके गज़लों का, उनसे मैंने गज़लें लिखना सीखा, महेश राजा से। बहुत अच्छी बात। हाँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और गज़लों के तो वो इतनी उम्दा, कभी तवैसी जलती धरती और कभी बरसात है, वो क्या क्या गज़लें, उनकी गज़लों में वास्तविकता है रहती। तो मैंने उनसे सीखा। मैंने रामधारी सिंह दिनकर को बहुत पढ़ा है और उनकी कविताओं से मैं बहुत प्रेरित हूँ सर। और उनकी कविताएं मेरे संबल हैं और मुझे मार्गदर्शन करती हैं। वैसे तो मैं हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले हिंदुस्तान के तमाम कवियों को पढ़ता हूँ और याद करता हूँ, वो उनके प्रति मेरी श्रद्धा है। एक प्रश्न आपसे, और आपने निराला हिंदुस्तान नाम का साप्ताहिक अखबार भी निकाला, कितने साल तक रहा? सर, हमने सबसे पहले यहाँ पर एक अखबार की शुरुआत की थी जो साप्ताहिक था, मुख्य धारा। उसको मैंने 15-20 वर्षों तक चलाया। मुख्य धारा जब वो दूसरों का टाइटल था, दूसरे हमारे एक मित्र थे महू के, उनका टाइटल था। इसके बाद फिर हमने निराला हिंदुस्तान साप्ताहिक शुरू किया, उसके बाद उसको हमने दैनिक किया। ये 40 वर्षों तक लगातार समाचार पत्र का संपादन में करता रहा और अभी भी निराला हिंदुस्तान निकल रहा है। लेकिन दुख ये है कि अभी वो उसकी कंटिन्यूटी थोड़ी भंग हो गई। मैं चाहता हूँ समाचार पत्र कभी बंद नहीं होगा और ये अपने और बड़े रूप में ये फले फूले, इसके लिए हम प्रयत्न करें। और हमें उसमें लगता है कि हंस जी, राजकुमार जी हंस जी के जो साहित्यिक क्षेत्र में हमारे गौरव हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिलेगी, उनका साथ मिलेगा। हम पूरा साथ देंगे आपको, ये संकल्प हम लोग लेते हैं। और हम सदैव लघु पत्रकारिता, जनवादी पत्रकारिता के साथ हैं। क्या बात।
लघु पत्रकारिता को संकट ज़्यादा हो गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? लघु पत्रकारिता का आज के ज़माने में वो करीब करीब साइड ट्रैक हो चुके हैं। इसलिए साइड ट्रैक हो चुके हैं कि आज पत्रकारिता में वो जो धार होनी चाहिए वो नहीं। जी हुजूरी है, शासन सत्तारूढ़ और कुर्सी की भक्ति है, उन्हीं के प्रति समर्पण है, वो जज्बा, वो कुछ कर दिखाने की ललक, वो ताकत, वो शक्ति, वो पत्रकारिता में नहीं जो पहले लघु पत्रिका में थी। पहले लघु पत्रकारों का एक ऐसा समूह था मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में, कि उनकी एक आवाज़ थी सर। सम्मेलन होता था, हमने मांडव में कई बार लघु पत्रकारों के सम्मेलन किए हैं। उसमें बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु आते थे और अपनी बात रखते थे। उस वक्त पत्रकार होना अपने आप में एक शान की बात थी। आज अपने आप को पत्रकार कहने में हमें झिझक क्यों होती है? हमें सोचना पड़ेगा कि हम जिनसे प्रेरणा लेते हैं, जो हमारे पत्रकार हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, वो क्या कर रहे हैं। उनकी वजह से जब उन्हीं का ये हाल है तो फिर आप सोचिए लघु पत्रकारों का क्या हर्ष होगा। वही हो रहा है। एक प्रश्न आपसे, और आप काफ़ी अध्ययनशील हैं। ब्लेड जी के आर के करंजिया जी की पत्रकारिता का धमाका और गूंज पूरी दुनिया में रही है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? करंजिया का मैं तो भक्त रहा हूँ, फैन रहा हूँ। क्या बात है? उनके अखबार की उनको पढ़े बगैर चैन नहीं मिलती थी। मैं उनका रेगुलर पाठक था। करंजिया सरी का पत्रकार संपादक होना चाहिए। और एक नहीं, कम से कम 100 पत्रकार ऐसे हो जाए तो हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकती है, आज भी बदल सकती है। क्या बात? लेकिन ये है कहाँ? हम उनको उनके जाने के बाद केवल उनको याद ही करते हैं। वो अखबार भी हमारे सपने में आता है अभी भी, ब्लिट्स, और ऐसा लगता है कि हम उसको पढ़ रहे हैं। अब कहाँ है ब्लिट्स? कहाँ है इस तरह की पत्रकारिता? कहाँ कलम में इतनी शक्ति? मैं माफ़ कीजिए हंस जी, दुख होता है, लेकिन ये बात जरूर है कि समय बदल गया और समय के साथ हम भी, पत्रकार भी बदले। हमें भी वो जज्बा अब नहीं रहा। क्यों? हमें सोचना है। दिनमान पत्रिका आपने पढ़ी होगी। ओ, आज तक, आजकल, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, और ये इलस्ट्रेटेड वीकली, टाइम्स, जो विदेशी अखबार होगा, लेकिन मैं उन सब अखबारों का फैन हूँ। और वे अपने ज़माने के ऐसे अखबार थे, ऐसे साहित्यिक पत्रिकाएं थी जो ज्ञानोदय हो जाए, आज भी है, प्रेरित करती है हमको। लेकिन वो अखबार कहाँ गए? दिनमान सरी के साप्ताहिक कहाँ है? वो नहीं है। क्यों नहीं है? एक भी नहीं है। एक उनकी श्रेणी का, उनके मुकाबले का एक भी ऐसा साप्ताहिक पत्र आज हमारे सामने है ही नहीं। ये तो कमी बहुत खलती है। आपसे एक सवाल, देश के ज्वलंत मुद्दे पर आधारित एक करना हम जा रहे हैं कि भारत में आतंकवाद आज तक समाप्त क्यों नहीं हुआ? श्रीनगर, कश्मीर देखते रह रहे हैं आप, कितना आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। बहुत दुखती रग है हमारे देश की ये। आज़ादी के बाद से आतंकवाद का दंश हम झेल रहे हैं। कुछ तो राजनीतिक कारण है जिसके कारण उसके बीज बो दिए गए और जिसको हम आज काट रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आतंकवाद को समूल नष्ट करने की दिशा में हमने पूरे प्रयास किए हों ऐसा लगता नहीं। आतंकवाद की जड़ में हम उसको केवल देशभक्ति का जुनून तो सब में रहता है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं। लेकिन मेरा नज़रिया थोड़ा सा हटके है और मैं सोचता हूँ कि देश की बेरोजगारी, भूखमरी, बेकारी, अन्याय, शोषण, ये भी बड़े कारण हैं जिनसे आतंकवाद पैदा होता है। हमने इन बिंदुओं की तरफ नज़र हटा दी हमारी, और हम केवल एक बात लेके चलते हैं कि आतंकवाद इसलिए पैदा हो। नहीं, आतंकवाद पैदा होने के कई कारण हैं और हमको इन सभी कारणों का निवारण करना पड़ेगा। कौन कौन से कारण आप बताना जिसमें चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि अन्याय और शोषण हमारे देश में गैर बराबरी है, समानता नहीं है, सहजता नहीं है, शोषण है, और सबसे बड़ी बात बेरोजगारी है। काम नहीं है, लोगों के पेट में रोटी नहीं है। और हम जो है जब ऐसी स्थिति होती है तो पहले डाकूपन पे थे हमारे देश में, और अब आतंकवादी बना पड़े। वो बंदूक उठाते हैं, वो संघर्ष करते हैं, वो अन्याय भी करते हैं, लोगों की जान लेते हैं, देश के खिलाफ भी कई हद तक हो जाते हैं। बात तो गलत है, लेकिन उसको मिटाने के लिए कोई एक कारण नहीं बताया जा सकता। समग्र रूप से सरकारों को सोचना होगा कि हम ये बढ़ क्यों रहे हैं और इसके पीछे मूल कारण क्या है। इसके लिए खोज करने के लिए कुछ कमेटी बनाए, समिति बनाए, जांच करें कि केवल हो हल्ला करें जो आतंकवादी है उसको हम मिटा देंगे, उसने आपको मारा आप उसको मार दीजिए। हल कहाँ है?
आपने काफ़ी सारगर्भित अच्छे विचार व्यक्त किए। श्री विजयवर्गीय जी से साक्षात्कार जारी है। हम आपसे एक प्रश्न और करने जा रहे हैं कि आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, अच्छे कवि हैं, कौन कौन सी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं? हंस जी, मैं बचपन से ही कई संस्थाएं मैंने स्वयं भी गठित की, बनाई, वर्षों तक उनको चलाया और कई संस्थाओं से मैं आज भी जुड़ा हूँ। जिसमें सबसे पहले मैंने स्थापना धार में हमने एक साहित्यिक संस्था का 1975 में स्थापना की थी, आयाम। और उस आयाम को हमने वर्षों तक चलाया। उसके हम साहित्यकार, कवि बंधु ही सब साथी थे, उसके सदस्य। इसके बाद हमने कई संस्थाओं से मैं जुड़ा। जो आए लोग, उन्होंने जोड़ने की कोशिश की या हमसे आग्रह किया कि हम साथ दें, उनके साथ काम करें। प्रगतिशील लेखक संघ का मैं महामंत्री रहा हूँ, अभी भी हूँ। मध्य प्रदेश लेखक संघ का मैं 7-8 वर्षों से लगातार अध्यक्ष हूँ। हिंदी साहित्य सम्मेलन की हमने यहाँ स्थापना की थी मध्य धार में, उसका भी मैं पदाधिकारी रहा। बहुत साहित्य संस्था अभी है, उसका मैं सदस्य हूँ। और एक हमने भोज साहित्यिक संस्था नाम की स्थापना पहले भी की थी, आज से 40 साल पहले। और उससे कम हमने कुछ अंक संकलन और अंक भी निकाले थे कवियों के, धार के कवियों। वो है बहुत बढ़िया, सराहाया गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब मैं 9th-10th में था उस वक्त हमने हस्तलिखित पत्रिका पहली बार धार में प्रकाशित की थी। हमने हाथ से लिखा था, लोगों की रचनाओं को इकट्ठा किया था और उस अंक का विमोचन हुआ था। लोगों ने इतना सराहा था उसका, जब हम बच्चे थे, लेकिन उस अंक को हमने सहेज कर रखा है। तो उस वक्त मेरे साथी कृष्ण वल्लभ व्यास और भी थे, वो और हम दोनों ने मिलकर ये काम किया। और इसके बाद संस्थाओं से तो कई बार, इतनी मुझे आज याद भी नहीं है, हर एक संस्था से मैंने जुड़ा तो मैं खूब काम किया। सरकारी कोई अवार्ड आपको प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश या केंद्रीय सरकार? सर, केंद्रीय सरकारें तो अवार्ड तो बहुत बड़े साहित्यकारों को मिलता है, अपन तो बहुत छोटे आदिवासी अंचल के में अपनी साहित्य साधना करते हैं। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन संस्थाओं ने तो बहुत नवाजा है। जैसे मध्य प्रदेश लेखक संघ और दूसरे साहित्यिक संस्थाओं ने कई बार सम्मान पत्र दिए हैं, सम्मानित किया है। वो चलता रहता है, वो तो आज भी जारी है। लेकिन उस सम्मान से सर कोई भूख लेखन की तो मिटती नहीं। और ये सम्मान देखा जाए तो प्रतिभा का सम्मान अपने देश में है क्या? मुझे तो नहीं लगता सर। देखिए, ये सम्मान में मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है। वर्ल्ड मीडिया, वर्ल्ड एक्सप्रेस ये आवाज़ उठाना चाहेगा। हमारी टीम जहाँ जहाँ जा रही है, सर्वे कर रही है, तो अच्छे साहित्यकारों को, पत्रकारों को सरकार सम्मानित ही नहीं कर रही है, प्रोत्साहित ही नहीं कर रही है, संरक्षण नहीं दे रही है। ये एक विडम्बना है। कितने सालों से सेवा कर रहे हैं हमारे श्री वल्लभ विजयवर्गीय जी। हम आपसे एक कविता सुनना चाहेंगे। आप एक अच्छे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आपका अभिनंदन है। मौका आता है उसको सुना देता हूँ, हालांकि वो 25-30 साल पहले के होता है। कि ऐसा कैसा साथ निभाया, ऐसा कैसा साथ निभाया, सुना मंदिर सुनी काया, छोड़ गई लहरें अपना तट, सूखी रेत हृदय भराया, ऐसा कैसा साथ निभाया। तुमको भूल भूल कर मैंने याद किया, फिर भूल गया हूँ। और लगता है था कभी देवता, अब अंबर से टूट गया हूँ। क्या बात। मेरे चिर युग के साथी, मेरी एक शपथ तुम मानो, मेरा हर घट खाली कर दो, अपने उड़ का परिचय जानो। फिर से आज विदा दो मुझको अपने अंतर के पनघट से, फिर से आज विदा दो मुझको अपने अंतर के पनघट से। सावन से कह दो ना रोए, जले नहीं कह दो दोपहर से। रो लेने से, अब आखिरी सुना देता हूँ। रो लेने से अब क्या होगा, बंसी सुनी पनघट सुना। रो लेने से अब क्या होगा, प्रीत की हर रीत निराली, लेकिन इसे निभाना होगा। प्रीत की हर रीत निराली, लेकिन इसे निभाना होगा। आंखों में आए आंसू को अब हमको बहलाना होगा। क्या बात। अब हमको बहलाना। ये बहुत लंबा गीत है, उसमें मैंने कुछ आपको सुनाया। स्वागत है आपका। हम ये परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि श्री वल्लभ विजयवर्गीय जी चिरायु हों, इसी तरह से वो विधि क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य करते रहें। हम उनका अभिनंदन करते हैं
और भारत के और सारे विदेश के लोग जो इस चैनल से प्यार करते हैं उनसे आग्रह करते हैं कि वे इस विचार प्रधान साक्षात्कार पर अपनी प्रतिक्रिया देकर प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को और मानवता को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार हंस जी, विधि जी, आपने वक्त निकाला, आप पधारे। धन्यवाद। आपको, आपका मैं हृदय से आभारी हूँ और मेरी ये इच्छा है कि अपना ये चैनल नाम रोशन करे, स्थापित हो, असंख्य लोग इससे जुड़ें और ये सब लोगों की मनपसंद चैनल बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका एक बार पुनः दोनों सज्जनों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।